हेलो साथियों, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये आर्थ्रोपोडा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा आर्थ्रोपोडा और साथ ही साथ मोलस्का को भी हम लोग कवर करेंगे इसी में। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। इसके पहले के जितने भी फाइलम हैं, ठीक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और साथ में आपका एनिलिडा। तो उसको हम लोग घटना चक्र की बुक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का वो लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। पेरिपेटस बिलोंग टू दी क्लास। पेरिपेटस किस वर्ग में आएगा? क्या वो क्रस्टेशिया या इंसेक्टा या फिर अरेक्निडा या फिर ये ऑनिकोफोरा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आंसर तो दिया गया है, ठीक, ऑनिकोफोरा में आएगा ये, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखिए, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पेरिपेटस के बारे में। इसके बाद देखिए, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ऑनिकोफोरा में रखा गया है। इसमें संघ एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक, पेरिपेटस में। और इसीलिए इस पेरिपेटस को एनिलिडा और साथ में आर्थ्रोपोडा दोनों के बीच का इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों के बीच का कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा अगर पूछा जाए तो आप पेरिपेटस बताएंगे। और वास्तव में इसको रखा कहाँ गया है तो आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ऑनिकोफोरा में पेरिपेटस को रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है, ऐसा कीट कौन सा है जिसमें पूर्ण कायांतरण होगा? तो देखें, इंसेक्ट्स विच कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर फॉर टर्म्ड एज, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे पहला ही क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन पहला ही आंसर, पहला ही विकल्प जो है वो सही है। इसमें क्या कहेंगे? होलोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस जो होता है इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। और भी ऑप्शन है लेकिन आपका ये ए जो है ऑप्शन होलोमेटाबोलस करेक्ट है, ठीक। अब ज़रा देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रा देखें, ध्यान दें, ज़रा समझिए इसमें क्या है, किसमें पूर्ण कायांतरण होता है, किसमें नहीं। तो कायांतरण के आधार पर कीटों को निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे ये होलोमेटाबोलस अगर कहा जाए तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण कायांतरण। हेमी मेटाबोलस में, हेमी आप जान रहे हैं, इसमें अपूर्ण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, अपूर्ण कायांतरण। और ए मेटाबोलस में कायांतरण अब्सेंट होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होता है। पोरो मेटाबोलस में अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? क्रमिक क्रम से होता है ना, एक सीक्वेंस में होता है मेटामॉर्फोसिस। तो जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं देखने को मिलती? तो प्यूपा अवस्था किस में देखने को नहीं मिलती? जैसे मच्छर में या सिल्क मॉथ में या खटमल में या तितली में, यानी मॉस्कीटो, सिल्क मॉथ, ये बेड बग जिसे आप खटमल कहते हैं, तो खटमल में तो कोई प्यूपा अवस्था नहीं देखने को मिलती है। जबकि बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ, मॉस्कीटो में आप जानते ही हैं। खटमल यानी बेड बग के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती, इसमें अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती हैं, जबकि मच्छर, सिल्क मॉथ और तितली में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इनमें जो एग होता है, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अवस्था पाई जाती है। किस में? तो पूछा जाएगा मच्छर में जो होता है, मच्छर, सिल्क मॉथ और तितली, इनमें आपको देखने को मिलेगा जैसे एग, फिर लार्वा, प्यूपा और इमेगो, ये सब स्टेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस
ये बटरफ्लाई तितली में देखने को मिलता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। खटमल टिड्डा ये सिल्वर फिश इनमें नहीं। सिल्वर फिश जानते रहिए एक फॉल्स फिश है, मतलब ये फिश नहीं है। ये क्या है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक क्या है, ये कीट है, ठीक है। टिड्डा देखें, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है, तो इंग्लिश में देख लीजिए इसको, टिड्डा और एफिड्स। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास ऑफर एंड एफिड्स इज, ग्रास ऑफर वही टिड्डा, एफिड्स से ही है। तो इसमें डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे इसमें पायरोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण होता है, किसमें, टिड्डा और एफिड्स में। इनके जीवन चक्र में जो है एग मिलेगा, निम्फ, इमेगो, ये अवस्थाएं होती हैं। निम्फ, इसमें पंख नहीं होते, निम्फ जो होता है उसमें पंख नहीं होता, ये ध्यान दें, इसको जानते रहिए। निम्फ संरचना में वयस्क से भिन्न है ये। आगे देखेंगे, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ और मॉडिफिकेशन ऑफ, किससे मॉडिफाई होकर ये सिल्क ग्लैंड सिल्क मॉथ बनाता है, तो आप बताएंगे सैलिवरी ग्लैंड्स जो है रेशम कीट के रेशम ग्रंथियां बनाती हैं, ठीक। आगे देखें, इसमें इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रेशम सिल्क मॉथ या रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून यानी प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा की लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है। जो कैटरपिलर होते हैं सिल्क मॉथ में, उसका वही क्या करता है, सिल्क का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जानते रहिए कि रेशम कीट की लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। तो लार ग्रंथियां जो हैं सैलिवरी ग्लैंड वही है, रूपांतरित होकर होता है, जानते रहे। सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती है। अब सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां वही सैलिवरी ग्लैंड, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, फिर आप देखें वही सैलिवरी ग्लैंड ही आप बताएंगे, ठीक। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है, जैसे कीटों का कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है, हार्मोन हेल्पिंग इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, तो इक्डिसोन जो होता है, ये इक्डिसोन हार्मोन यही है जो कीटों में मेटामॉर्फोसिस के लिए हेल्प करता है। तो देखिए इसका ज़रा ये उल्लेख दिया गया है यहाँ, इसका एक्सप्लेनेशन। कीटों में इक्डाइसोन हार्मोन कायांतरण में सहायता करता है। यह हार्मोन निम्फ में मॉल्टिंग यानी निर्मोचन का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायांतरण में सहायता करता है। टैडपोल जब बनता है तो उस समय थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प करता है इसको बनने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित है, कीटों के कायांतरण में कौन कौन सम्मिलित है बताइए। केवल किशोर यानी जुवेनाइल हार्मोन, या फिर ओनली इक्डाइसोन, या बोथ जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डाइसोन, या फेरोमोन्स। तो इसमें जुवेनाइल हार्मोन और साथ ही साथ ये इक्डाइसोन, अभी आपने देखा ये हार्मोन है ही, और वो उसका जुवेनाइल हार्मोन जो है वह मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। तो कीटों में देखिए, कीटों में किशोर हार्मोन यानी जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथ से होता है। यह हार्मोन निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। वयस्क कीट बनने में ये क्या करता है, ये उसको रोकता है। इक्डाइसोन हार्मोन का स्रावण प्रोथोरेसिक ग्रंथि से होता है। प्रोथोरेसिक ग्रंथि जो कि कीटों में निर्मोचन इक्डाइसिस को प्रेरित करती है तथा निम्फ को वयस्क कीट में रूपांतरित
करती है। इस प्रकार दोनों हार्मोन कायांतरण में हेल्पफुल हैं। कौन कौन से? जुवेनाइल हार्मोन और ये इग्डाइसोन हार्मोन। ऑप्शन सी सही है। कॉकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है। तो कॉकरोच में आप जान रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा था, जो ये इग्डाइसोन हार्मोन है ये कार्पोरा एलाटा से स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रेशम सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा रेशम जो है ये मलबेरी, जिसे आप शहतूत रेशम कहते हैं, मलबेरी, ठीक, ये सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। ठीक है, मलबेरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है, जो कि बॉम्बिक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है। इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत, अगर पूछा जाए कौन रेशम सबसे अच्छा होता है तो आप बताएंगे कि मलबेरी रेशम, और इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है। एरी रेशम जो है ये सबसे मजबूत अगर पूछा जाए तो एरी रेशम, सबसे अच्छा मलबेरी रेशम। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए कि ये एरी रेशम जैसे चिकना कौन सा अधिक होता है, तो एरी रेशम जो है यह अधिक चिकना नहीं होता, ये ध्यान देना। दे दिया जाएगा कि कौन सा रेशम अधिक चिकना नहीं होता, तो एरी रेशम चिकना नहीं होता, मजबूत होता है, परंतु अतः इसको अच्छा नहीं माना जाता। चिकना नहीं होता लेकिन मजबूत होता है, और चिकना न होने के कारण ही इसे अच्छा नहीं माना जाता, जबकि मजबूत है। अच्छा किसे मान लेते हैं? मलबेरी रेशम को। ठीक, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इंसेक्ट में होता है, और इसीलिए तो ये सरवाइव भी करते हैं। काइटिनस इनका एक जो स्केलेटन होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इंसेक्ट तथा आर्थ्रोपोड संघ के जंतुओं में होता है। यह देह भित्ति की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस द्वारा सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, तथा उनके शरीर सबसे ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनता है, वही उसी को काइटिन कहते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन आपका है, आर्थ्रोपोड्स को थल पर यानी भूमि पर, स्थल आप कह सकते हैं, जीवित रहने में किसने अधिक सहायता की? तो वही आप जानते हैं, काइटिन, अभी बताए, काइटिनस क्यूटिकल जो है यही ज़्यादा उसको यहाँ स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित किया। आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थलीय जंतु है। इसकी सफलता के 3 प्रमुख कारण है। एक तो काइटिनस, उसका क्यूटिकल, और दूसरा ये संचित उपांग जो है। ठीक, ये संचित उपांग जिसे आप कहते हैं स्टोरेज अपेंडेजेज, और जोड़ीदार पंख जो होते हैं वो पेयर्ड, उसके जो वो फिन है, इनमें काइटिनी उपचर्म सबसे प्रमुख है, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है इंसेक्ट में, अभी ये तो इतना जान चुके हैं आप। ठीक, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं, वही आर्थ्रोपोडा वाले इंसेक्ट में ही, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में ही आ रहा है, तो काइटिनस क्यूटिकल ही आप बताएंगे। ठीक, और आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करिए, देखिए, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो इंसेक्ट में ही पाया जाता है काइटिन युक्त, आप जान रहे हैं, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है? तो ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है इसका वाहक कीट है जीनोप्सिला। जीनोप्सिला जो है यही क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग का ये वेक्टर है, वाहक है। जीनोप्सिला च्योपिस एक बाह्य परजीवी इक्टोपैरासाइट है, जो कि चूहों तथा मनुष्यों का रुधिर ये चूसता है। कौन? जीनोप्सिला च्योपिस। यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहे से मनुष्य में प्रसारित करता है। जानते रहिए, बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होता है, चूहे से मनुष्य में ये
आ जाता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए। बैसिलस पेस्टिस नामक जो बैक्टीरिया है उसी को चूहे से मनुष्य में प्रसारित करता है, और इसका वाहक कौन है? जिनोप्सिला। ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? तो जिनोप्सिला चियोपिस जो है, इसी काटने से ब्यूबोनिक प्लेग होता है। झींगा मछली के उत्सर्जन अंग हैं। कौन से उत्सर्जी अंग हैं? तो झींगा मछली में तो आप जान रहे हैं क्या पाया जाता है। झींगा मछली में ग्रीन ग्लैंड होती है, और पक्षियों के जो पूंछ होते हैं उसमें प्रीन ग्लैंड होती है। प्रीन ग्लैंड वही आयल निकालते हैं जिससे वो अपने पंख को क्या करते हैं? चिकना बनाए रखते हैं। देखते हैं ना पक्षी अपने चोंच से वही बार बार उससे अपने पूंछ में वो देखें घूम घूम के वो पूरा वही आयल क्या करता है? वो अपने फीदर्स पर वो लगाने का प्रयास करता है, तो जिससे वो उसके ऊपर धूल मिट्टी ये सब फिसल जाता है, जिससे स्वच्छ बना रहता है। आर्थ्रोपोड संघ के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे क्रस्टेशिया झींगा या प्राण उसी को कहते हैं, इसमें ग्रीन ग्लैंड होती है। एरेक्निडा स्कॉर्पियन बिच्छू में कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलता है। कीट जैसे कॉकरोच में मल्पीगियन ट्यूब्यूल होता है। ठीक, ये थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा। और आगे देखें, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। कैसे उत्सर्जन होगा? तो बाय ग्रीन ग्लैंड्स, इसमें ऑप्शन के हिसाब से। और वैसे तो ग्रीन ग्लैंड के अलावा भी आपने देखा था उसमें ये और भी होते हैं, जैसे क्या क्या अभी आपने देखा ये कॉक्सल है। कॉक्सल ग्लैंड भी होता है बिच्छू में, है ना। कॉक्सल ग्लैंड भी बिच्छू में होगा। कॉकरोच में मल्पीगियन ट्यूब्यूल भी होता है उत्सर्जी अंग। ग्रीन ग्लैंड तो क्रस्टेशिया ऑलरेडी वही जिसे आप झींगा कह रहे हैं उसमें देखने को मिलता है ग्रीन ग्लैंड। हरित ग्रंथियाँ, हरित मतलब वही ग्रीन ग्लैंड और क्रिएटरीन किसमें ये देखने को मिलता है? प्राण जान रहे हैं, झींगा मछली। झींगा या प्राण के उत्सर्जी तंत्र में निम्न संरचनाएं सम्मिलित हैं। एक जोड़ी एंटीनरी या उसी को ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, एक जोड़ी होता है, मतलब 2 की संख्या में। एक रीनल सैक होता है, एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएं यानी लेटरल डक्ट होता है, और इंटेगुमेंट भी होता है। ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन टाइप किस में होगा? तो ओपन टाइप आप कॉकरोच में कह सकते हैं। किस में बताएंगे? कॉकरोच में ओपन टाइप होता है। ठीक, आगे देखिए, खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः इनवर्टिब्रेट यानी या कशेरुकियों में पाया जाता है। केचुआ जो है इसमें बंद प्रकार का होता है। ठीक, जो एक गोधिका लिजार्ड तथा टोड कशेरुकी है। ठीक है, ये क्या है? तो इसमें आप गोधिका जो है टोड कशेरुकी है जिनमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। केचुए में भी बंद रक्त परिसंचरण होता है। खुले रक्त परिसंचरण में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, बल्कि रुधिर बड़े बड़े रुधिर पात्रों में होते हैं। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा। कीट जो पहले अंडे जल में देता है, ऐसा कौन सा कीट है जो जल में अंडे देता है? तो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन मक्खी, जिसे आप वही देखते हैं बारिश होती है तो कुछ इस तरीके का एक आपको वो देखने को मिलता है ना, देखने को मिलता है, जिसे आप वही तितली आप कह देते हैं। ठीक, तितली कह देते हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। ठीक, वही ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई अपने अंडे जल में देती है, जबकि घरेलू मक्खी अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती है। तो ये जानते रहिए। तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। तिलचट्टा कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो रेगुलेटेड मेनली बाय किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो कार्पोरा एलाटा यही है।
इसी के द्वारा वो रेगुलेट होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा इसके बारे में जानकारी अब रखें। काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियाँ हैं, एक तो होता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड और दूसरा होता है कार्पोरा एलाटा। प्रोथोरैसिक ग्लैंड यह ग्रंथ इग्डाइसोन हार्मोन स्रावित करती है। इग्डाइसोन हार्मोन कौन स्रावित करता है? प्रोथोरैसिक, जो कि इग्डाइसिस को नियंत्रित करता है, जिससे निम्फ वयस्क में रूपांतरित होता है। अब जानते रहिए थोड़ा, शायद इसके पहले कहीं किसी क्वेश्चन में कार्पोरा एलाटा बताए थे क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इग्डाइसोन स्रावित होता है तो आप बताएंगे कि प्रोथोरैसिक ग्लैंड से। यह ग्रंथ देखिए, कार्पोरा एलाटा के बारे में देखें। यह ग्रंथ जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है, जो कि कायांतरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि जब यह स्रावित होती है तो कायांतरण नहीं होता तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। जब नहीं होगा यह, तब होगा कायांतरण। श्वसन नाल किसके लार्वा में पाया जाता है? श्वसन नाल जो है यह आपको क्यूलिक्स में देखने को मिलता है। रेस्पायरेटरी साइफन इज फाउंड इन लार्वा ऑफ क्यूलिक्स। क्यूलिक्स मच्छर के लार्वा में रेस्पायरेटरी साइफन पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय जब वो फ्लोट करता है जल पर, तो यह इसकी सहायता में वायुमंडल से शोषण करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। तिलचट्टे का अंडा कैसा होता है? मतलब काकरोच का एग जो है वह कैसा होगा? तो सेंट्रोलिसियाइथल, जानते रहिए, सेंटर में पाया जाएगा। जो पीत है वह देखिए, नीचे देखिए, यहाँ दिया तिलचट्टे के अंडे में पीत याक की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह माइक्रोलिसाइथल, माइक्रो मतलब यहाँ पर माइक्रो मतलब कम, माइक्रो मतलब अधिक होता है। इससे पीत मध्य में होता है। मध्य मतलब सेंटर में, मध्य में, पीत मध्य में केंद्रित होता है, इसीलिए सेंटर यानी सेंट्रोलिसाइथल कहते हैं। तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, अतः यह सेंट्रोलिसाइथल कहलाता है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड कौन सा है? तिलचट्टे के पैर का देखिए कॉक्सा ही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट स्वॉलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोचेज, तो वही कॉक्सा ही होगा। तिलचट्टे के पैर में 5 भाग होते हैं। एक कॉक्सा होता है, एक ट्रैक्टर होता है, ट्रॉकेंटर कह सकते हैं, यहाँ लिखा है देखिए, यहाँ फीमर होता है, टिबिया होता है, टार्सस होता है। कॉक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है। टिबिया सबसे लंबा होता है। टिबिया हम लोगों में भी आप देखते हैं पैर की हड्डी है, तो याद रखे रहिए। फूला हुआ भाग पूछे तो कॉक्सा, अगर पूछे सबसे लंबा भाग कौन सा होता है कॉकरोच के लेग में, तो आप बताएंगे टीनिया। लाख उत्पन्न होता है, लैक इज प्रोड्यूस्ड, किससे उत्पन्न होगा? क्या यह केवल नर से होगा, नर कीट के द्वारा, या मादा कीट के द्वारा, या मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, नर कीट द्वारा अधिक या मादा कीट द्वारा कम? तो मादा कीट द्वारा ज़्यादा लैक उत्पन्न होता है, नर कीट द्वारा कम। ठीक है, होगा दोनों से, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मादा से। भारत में लैक लैसिफर, जिसे आप लक्का कहते हैं, नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। लाख जो है लैसिफर लक्का नामक कीट के द्वारा उत्पन्न होगा। इसकी मादा विपरीत मौसम में अंडे देने के लिए पीपल, ढाक, बरगद इत्यादि वृक्षों पर सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का श्रावण करती है। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौण होती है, यानी कम होती है, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न होती है। तो मादा कीट ज़्यादा लैक बनाती है, नर जो है वो कम। चट्टानी मक्खी मतलब रॉक बी, जो चट्टानों
पर मक्खी जो है कौन सी मक्खी अधिक मात्रा में ये चट्टानी मक्खी है, मतलब कौन सी मक्खी जो है इसमें चट्टानों पर पाई जाती है। क्या इसमें से ये एपिस फ्लोरिया है या एपिस इंडिका है या एपिस डॉर्सेटा है। एपिस डॉर्सेटा ही है जो चट्टानों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम एपिस डॉर्सेटा है चट्टानी मक्खी का। ये प्रायः ऐसे चट्टानों तथा विशाल वृक्ष के तनों के नीचे कॉलोनियाँ बनाते हैं जहाँ आम तौर पर मनुष्यों का पहुँचना संभव नहीं होता, मतलब जहाँ मनुष्य न पहुँच सके ऐसे स्थानों पर ये अपना कॉलोनी ये बनाती हैं, ठीक वहीं छत्ते बनाते हैं। देखिए एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुम मच्छी का ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है। इसमें थोड़ा इंग्लिश में देखें। टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन, जो रानी मक्खी होती है, वर्कर होते हैं, क्रम से बताना है। रानी मक्खी कितने दिन में ये एडल्ट हो जाएगी, वर्कर कितने दिन में, या ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका, ये भारतीय मक्खियां हैं तो ये कितना समय लेते हैं। क्वीन को बनने में ध्यान दें 16 डेज लगते हैं, क्वीन को 16 डेज, ठीक। वर्कर अगर पूछा जाए तो 21 डेज, और अगर पूछा जाए ड्रोन पूछा जाए तब आप बताएंगे 24 डेज। तो ये सब डेज में दिए गए हैं। QWD जो है ये 16, 21, 24 ये क्रम से याद रखे रहेंगे। 16 दिन क्वीन मक्खी को बनने में, एडल्ट बनने में समय लगता है, वर्कर को एडल्ट बनने में 21 दिन और ड्रोन को 24 दिन लग जाता है। देखिए मधुमक्खी निवह में पुंमधुप उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में देखिए, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रोन जो है वो कैसा होता है, क्या वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, या लार्वा फेड अपॉन लीव्स, या फास्टिंग लार्वा। तो ये अनफर्टिलाइज्ड होगा। कौन? तो ड्रोन आप बताएंगे ये अनफर्टिलाइज्ड होता है। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो रानी मक्खी, दूसरा होता है वर्कर जो होते हैं वही मकरंद को फूलों से लाते हैं। और देखिए नर अर्थात ड्रोन जो होते हैं, ये ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडे से होता है। अनिषेचित अंडा मतलब वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। जो ड्रोन होता है अर्थात जो नर है, नर, उसे आप बताएंगे कि वह अनफर्टिलाइज्ड होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कि जैसे रानी मक्खी जो है, रानी मक्खी, ड्रोन जो है, ड्रोन यही नर ड्रोन इसको जब फर्टिलाइज्ड करता है तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, जैसे फर्टिलाइज करेगा तो तुरंत उसके बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जानते रहिए। मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी यार, इनकी हनी बी सोसाइटी कैसी होती है तो आप बताएंगे ये स्टेराइल फीमेल होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं। कौन? ये वर्कर्स ऑफ हनी बी, ठीक, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी स्टेराइल फीमेल होती हैं। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो ड्रोन, जिसे आप जनन योग्य नर होता है, यही जनन योग्य नर है। श्रमिक जो हैं जरा दे, ये रानी को पहले देख लीजिए, क्वीन, यह जनन योग्य मादा होती है। और जो वर्कर होते हैं ना, ये स्टेराइल फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेराइल फीमेल। और ड्रोन जो होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। कैसे? अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, ये जानते रहिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। इंग्लिश में देखें, पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन, पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन ये सेकुलाइनम देखने को मिलता है।
सेकुलाइना क्रैब पर एक पैरासाइट होता है। क्रैब मतलब केकड़ा। यह अपने पोषद होस्ट पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो अल्प विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी बधियाकरण या पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन कहते हैं। तो सेकुलाइना जो है ये क्रैब पर एक पैरासाइट है। यह अपने पोषद, इसका होस्ट कौन है? क्रैब है सेकुलाइना का। या यह उसके जनन अंग या तो जनन अंग को ही प्रभावित कर देता है, अल्प विकसित हो जाते हैं या तो पूरी तरह से ही नष्ट ही हो जाते हैं। ध्यान दें। आगे देखिए जरा, इसमें पीत ज्वर का ये स्थानांतरण होता है या ये येलो फीवर जिसे आप कहते हैं। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर किसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है? मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। तो इसे जानते रहिए। एक जीव से आप ये भी कह सकते हैं जैसे वाहक आप कहें, कहीं से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसी को आप ट्रांसमिट कहते हैं। तो ये होता है फीमेल एडीज ये फीमेल एडीज होती है। एडीज इजिप्टी। अधिकांशतः मादा मच्छर जो होते हैं वो वाहक होते हैं। ये काटने पर रोग के कारक को रुधिर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया का वाहक है। मादा एनाफिलीज जो है ये मलेरिया का वाहक है। जबकि मादा एडीज जरा देखें, ये डेंगू, एडीज में डी आ रहा है तो डेंगू। और पीत ज्वर येलो फीवर चिकनगुनिया का वाहक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझे रहें कौन किसका वाहक है ना। बहुत पूछता है ये, जैसे पूछ लेगा आपसे कि मादा क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स देखिए, क्यूलेक्स दिया तो फाइलेरिया। देखिए इसमें लेक्स ला आ रहा है तो इसमें लेरिया, ठीक, फीमेल ही करता है। और देखिए मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए सब जानते हैं। एडीज में डी आ रहा है तो डेंगू आप याद रखें। और पीत ज्वर वही येलो फीवर चिकनगुनिया का वाहक है। आगे देखें, साधारण क्रस्टेशिया का डिंबक होता है। कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा इसका नाउपिलस लार्वा होता है, ये जानते रहिए। और ये भी लार्वा जो है, ध्यान दें, क्रस्टेशियन लार्वा ये आर्थ्रोपोडा में देखिए क्रस्टेशियन वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नाउपिलियस लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। सबसे प्रमुख तथा साधारण है यह। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं। जैसे ये जोइया लार्वा जो है क्रैब में, केकड़ा में। और ये प्रोटोजोइया ये सी प्राण में। और एलाइमा जो है ये स्क्विला में। ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। तो जोइया अगर पूछे तो केकड़ा, प्रोटोजोइया समुद्री प्राण, ठीक, समुद्री प्राण मतलब समुद्री जो झींगा होता है उसमें प्रोटोजोइया लार्वा होता है। एलाइमा स्क्विला में देखने को मिलता है। ये देखिए नीचे दिए गए रोगों की सूची के अवलोकन करें। मलेरिया जो है ये, और ये अमीबी पेचिस, डेंगू बुखार, ये येलो फीवर, पील पाँव या हाथी पाँव जिसे कहते हैं हैजा, तथा तपेदिक मच्छरों व घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या है। तो कितनी संख्या में ये बीमारी उत्पन्न करते हैं? तो देखिए मच्छर जो है 4 प्रकार का बीमारी उत्पन्न करता है। घरेलू मक्खी 3 प्रकार का ये उत्पन्न करती है, ठीक है। इसमें जितना यहाँ पर दिया गया है इसमें से, अब जैसे क्या क्या आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए मच्छर क्या करता है, मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, और ये येलो फीवर, और साथ में ये पील पाँव फैलता है। तो मच्छर 4 प्रकार का कर दिया। जबकि मक्खी द्वारा पेचिस होगा, हैजा होगा, और ये टीबी
ट्यूबरक्यूलोसिस तपेदिक जिसे कहते हैं। हालांकि मक्खी केवल यांत्रिक वाहक है, जबकि मच्छर परजीवी का पोषक होता है। ठीक। और टसर रेशम कीट है, टसर देखिए, टसर रेशम कीट ये पूछता है, इसमें ध्यान दें, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये एंथेरिया माइलिटा जो होता है ये टसर सिल्कवर्म है, एंथेरिया माइलिटा। अब देखिए इसका जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, इसमें इम्पोर्टेंट है सब के सब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जैसे पूछ देगा कि अटैकस अटलस, ये इससे कौन सा सिल्क प्राप्त होगा, तो आप बताएंगे फगारा रेशम। एंथेरिया माइलाइटा व एंथेरिया पैफिया ये टसर सिल्क है, इससे प्राप्त होता है। एंथेरिया असारमेंसिस ये मूंगा सिल्क से प्राप्त होता है। बॉम्बिक्स मोरी मलबेरी आप जानते हैं सबसे अच्छा सिल्क है, बॉम्बिक्स मोरी। अटैकस रिसिनी जो है एरी सिल्क है, इससे उत्पन्न होता है। टसर सिल्क प्राप्त होता है किससे, अभी आपने देखा, एथेरिया पैफिया। ठीक। टसर सिल्क एथेरिया पैफिया। एथेरिया असामेंसिस से क्या प्राप्त होगा, तो मूंगा सिल्क इससे प्राप्त होता है। एंथेरिया असामेंसिस मूंगा सिल्क। फगारा रेशम बनता है किस कोकून से, तो अटैकस अटलस। अटैकस अटलस जो है ये फगारा रेशम इससे बनता है। मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित हैं। मकड़ियाँ और जो स्कॉर्पियन, इस देखिए, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूडेड इन क्लास, किस क्लास में है, अरेक्निडा में है, ध्यान दें, अरेक्निडा में ये देखने को मिलता है। इसमें 6 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक। और इसमें जैसे स्पाइडर में लेग पूछ लेता है कभी, कितने होते हैं, तो आप इसको बताएंगे, इसमें 4 लेग देखने को मिलता है। ठीक। ये आगे देखें, मकड़ियाँ तथा बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इसमें श्वसन बुकलंग या ट्रैकिया द्वारा होता है, बुकलंग या ट्रैकिया आप कहते हैं। इन पैलियोमान हैस्टेट प्लेट इज फाउंड इन, हैस्टेट प्लेट पैलियोमान में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कार्डियक आमाशय में होता है, कार्डियक स्टमक में देखने को मिलता है हैस्टेट प्लेट पैलियोमान में। पैलियोमान के आमाशय में 2 कक्ष होते हैं, एक पाइलोरिक, एक कार्डियक। कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्यस्तर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हैस्टेट प्लेट कहते हैं। इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ा यानी बुकलंग आप कहेंगे, बुकलंग के लिए तो स्कॉर्पियन याद ही होना चाहिए। देखिए, बुकलंग द्वारा श्वसन जो है संघ आर्थ्रोपोडा के उपसंघ है, ये चेलीसेरेटा के कुछ जंतुओं में होता है, जो मुख्यतः एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। जैसे स्कॉर्पियन, किंग क्रैब में श्वसन गिल द्वारा होता है, किंग क्रैब में गिल द्वारा। मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, तो सभी को मालूम है ग्वानिन होता है ना। मकड़ियाँ ग्वानिन छोड़ती हैं, कभी आपके शरीर छोड़ देती हैं, देखें ग्वानिन खतरनाक होता है, वो वहाँ पर कुछ घाव जैसा बन जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद के रूप में ग्वानिन शामिल होता है और यह जल में अघुलनशील होता है। देखिए, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, एक जैसे फॉर सीइंग ए हीमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट, तो वहाँ पर हम लोग सेंटीपीड को सेलेक्ट करेंगे, सेंटीपीड को। ठीक। थोड़ा सा ये कम दिख रहा होगा, हम बोल रहे हैं, सुनिए। हीमोसील गुहा आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसमें वास्तविक देह गुहा बॉडी कैविटी अत्यधिक छोटी होती है तथा देह गुहा में रुधिर भरा होता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल मैल्पिगियन ट्यूब्यूल क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट होता है। ठीक। यानी कीटों का उत्सर्जी अंग होता है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल कीटों के उत्सर्जी अंग हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये आप कहेंगे फाइन यानी कि महीन और अनब्रांच्ड नलिकाएँ होती हैं। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो रुधिर के उत्सर्जी पदार्थ को
अवशोषित करके इनके क्रिस्टल बना देता है। कुछ पदार्थ इनके दूसरे सिरे से जो कि आहार नाल में खुलता है वो बाहर निकल जाते हैं। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। कीटों में जो यूरिक एसिड होता है वह अस्थायी रूप से संचित होगा। तो कहाँ? वसा पिंड को, फैट बॉडीज में ये कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से उसमें स्टोर होता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, कीटों में वसाकाय या फैट बॉडीज में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं तथा उन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप में संचित करती हैं। आगे देखें, पेब्रिन रोग होता है। पेब्रिन रोग इम्पॉर्टेंट है। पेब्रिन रोग कहाँ होगा? सिल्कवर्म में होता है पेब्रिन रोग। रेशम के जो कीट होते हैं उन्हीं में पेब्रिन रोग हो जाता है। देखिए, पेब्रिन रोग रेशम के जो कीड़े होते हैं उनमें होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो प्रोटोजोआ नोरोमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह जो है यह अंडों द्वारा प्रसारित होता है। देखिए, इन मेल पैलियोमान अपेंडिक्स मैस्कुलाइना इज प्रेजेंट ऑन दी मेल में सेकंड प्लियोपोड में ये देखने को मिलता है अपेंडिक्स मैक्यूलाइना। ठीक, पैलियोमान के उदर भाग यानी एब्डोमेन में 6 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी इसमें उदरीय यानी एब्डोमिनल अपेंडेजेज होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? प्लवपाद कहते हैं। अपने 5 प्लवपाद तैरने के ये पहले क्या कहते हैं? जो स्टार्टिंग के 5 प्लवपाद होते हैं वो तैरने में काम आते हैं। छठा जो है पुच्छ पंख बनाता है। छठा जो है पुच्छ मतलब पूंछ की तरफ पंख बनाता है। और नर में दूसरी प्लवपाद प्लियोपोड पर एक राड की तरह की संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स मैक्यूलाइना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। तो जानते रहिए, मादा से भिन्न कौन करता है? अपेंडिक्स मैक्यूलाइना। बॉम्बेक्स मोरी किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बॉम्बेक्स मोरी जो है ये सिल्क वर्म या सिल्क माथ इसे कहते हैं। यह एक प्रकार का माथ होता है। और लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, इसमें तो नन ऑफ दीज होगा। देखिए जरा, बॉम्बेक्स मोरी जिसे सामान्यतः सिल्क वर्म या सिल्क माथ कहते हैं, एक प्रकार का माथ है। इसका वर्ग इंसेक्टा है और आर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। लेपिडोप्टेरा है। और ये क्लास ही पूछा है ना, ये आर्डर लेकिन इसमें दिया है। आर्डर लेपिडोप्टेरा होता है लेकिन क्लास जो है, क्लास इसका इंसेक्टा है। तो इंसेक्टा तो इसमें है नहीं कहीं विकल्प में, इसलिए नन ऑफ दीज। ठीक, दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है। दीमक द्वारा जो होते हैं वो इनके सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रीशन एमंग इंडिविजुअल। तो दीमकों द्वारा जो है वो सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान करना होता है। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान को ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। दीमक में ध्यान देना है। ठीक है, तो टर्माइट्स इसी कहते हैं दीमक को। अगला क्वेश्चन है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड आर फाउंड इन प्रोथोरेसिक पेरिप्लैनेटा में देखने को मिलता है। पेरिप्लैनेटा में प्रोथोरेसिक ग्लैंड पाई जाती है। पेरिप्लैनेटा या कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डिएका, प्रोथोरेसिक ग्रंथियां। और इस प्रोथोरेसिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचन हार्मोन, मॉल्टिंग हार्मोन या इग्डाइसोन स्रावित होता है। तो इसे थोड़ा जानते रहिए। मकड़ियों के स्फेनेरिट्स को जो सिल्क युक्त धागे का स्रावण करती हैं, स्फेनेरिट्स ये स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होगी? तो इंटीरियर ऑफ द एनस, एनस के इंटीरियर भाग में, अग्र भाग में होते हैं ये।
मकड़ियों में शरीर दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है प्रोसोमा और एक ऑपिस्थोसोमा। ऑपिस्थोसोमा भाग पर स्फेनेरिट्स जो होते हैं ये कहाँ होंगे, ये ध्यान दें, ऑपिस्थोसोमा भाग पर ये स्फेनेरिट्स या स्पिनिंग अंग होते हैं जो एनस के अग्र मतलब इंटीरियर भाग में स्थित होता है। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागे का श्रावण करता है। कौन करता है तो आप बताएंगे स्फिनेरिट्स कहाँ पाया जाता है तो ऑपिस्थोसोमा में। ऑपिस्थोसोमा कहाँ है, एनस के अग्रभाग पर। ठीक है। कॉकरोच की कोलेटरल ग्रंथियां का कार्य क्या है। कॉकरोच की कोलेटरल ग्रंथियां कोकून का निर्माण करती हैं। कोलेटरल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून। तो देखिए कोलेटरल ग्रंथियां मादा कॉकरोच में पाई जाती हैं। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर एक खोल का निर्माण होता है। इन्हीं संरचना को कोकून कहते हैं। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ क्या है। वैगल नृत्य इम्पोर्टेंट है। क्या प्रजनन करने के लिए वैगल नृत्य करती हैं ये, या संदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं, या भोजन पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, या विदेशी तत्वों को मारना। तो देखिए भोजन पदार्थ के स्रोत की ओर जाना जो है ये इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर कम्युनिकेशन। एक बार चेक करिए इसको जरा, संदेश पहुंचा। वैगल नृत्य जो है, वैगल नृत्य यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। तो ये शहद की मक्खी में दो प्रकार का नृत्य हो देखने को मिलता है। ये उनकी भाषा है जिसके माध्यम से संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताता है। तो वैगल नृत्य जो है भोजन के स्रोत को बताता है, ध्यान देना है, भोजन का स्रोत। यदि स्रोत नज़दीक है तो ये राउंड डांस करेंगे, यदि दूर होता है तो ये वैगल नृत्य या टेल वैगिंग डांस करती हैं। तो ये भोजन का स्रोत है। तो विजिटिंग दी सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए इसमें तो यही सी वाला होना चाहिए, बी दिया है। संदेश पहुंचाना नहीं, इसमें भोजन पदार्थ के स्रोत की ओर, सी ऑप्शन सही है इसमें। ध्यान से देखिए जरा। इन बीज वैगल डांस मिंट फॉर, अभी आपने देखा ना वैगल डांस जो है शहद की मक्खी में दो प्रकार का नृत्य है। उनकी भाषा में इनके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं। अच्छा, संदेश पहुंचाती हैं, ये वैगल डांस संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताता है। ये भोजन के स्रोत को बताता है। नज़दीक अगर है तो राउंड डांस, और अगर दूर है तो ये टेल वैगिंग करती हैं। तो इस हिसाब से इसमें ठीक है। चलिए बी वाला ही संदेश पहुंचाने का, भोजन पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, नहीं, ठीक, बी ही ठीक है। ठीक है, अगर दिया होता जैसे भोज्य पदार्थ नज़दीक है तब क्या कहेंगे, तब वो ये बताती हैं कि तब वो उनका डांस इस तरीके से वो राउंड डांस करेंगी, राउंड डांस। ठीक है, राउंड डांस ये। और अगर टेल डांस मतलब अपने टेल को ही केवल इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब दूर है भोजन। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी ही करेक्ट आप मान चलिए, ऑप्शन बी है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब यहाँ संदेश पहुँचाने से संबंधित है। देखिए ये टेल वैगिंग डांस किस में देखने को, किसकी भाषा है तो हनी बी की ही है। टेल वैगिंग डांस कर रही है तो भोजन कहाँ है, दूर है। देखिए यहाँ टेल वैगिंग डांस जो होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि भोजन उसका कहाँ है, दूर है। ठीक, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या है। इन हनी बी स्पेसिफिक डांस इज मेंट फॉर,
स्पेसिफिक ये यही भोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी सोर्स ऑफ फूड। बी, पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा के समान संरचना किसमें देखने को मिलता है? पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा के समान पेयर्ड अपेंडेजेज होते हैं। ठीक, पेरिपेटस में भी पेयर्ड अपेंडेजेज देखने को मिलते हैं। पेरिपेटस को एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच के कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। दोनों संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं इनमें, पेरिपेटस में। इसमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार टांगें, संयुक्त नेत्र, ट्रैकी पाए जाते हैं। इसमें क्यूटिकल नहीं होता, ध्यान दें, पेरिपेटस में, जबकि ये सेगमेंटेड नेफ्रिडिया इसमें होती है। ठीक, इनमें कौन सामाजिक कीट है? सामाजिक कीट तो आपने जान ही लिया है। एक तो वही दीमक जिसे आप कहते हैं, दीमक, तो ये कैलोटर्म्स जो है ये सोशल इंसेक्ट है, दीमक। ठीक, आगे देखें, ऐसे जंतु जो कॉलोनी में समूह में रहते हैं तथा इनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग का भाव होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कैलोटर्मस एक ऐसा ही कीट है। दीमकों के आहार नाल में क्या पाया जाएगा? दीमकों के आहार नाल में सिम्बायोन्ट्स होते हैं, सहजीवी होते हैं इनके आहार नाल। तो ये जानते रहे, जू फ्लैजिलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट आर सिम्बायोन्ट। दीमकों के आहार नाल में पाए जाने वाला प्राणकसा भी जू फ्लैजिलेट सहजीवी होता है। ये प्राणकसा भी दीमक के आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि के विखंडन में सहयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है। जैसे कोकून निर्माण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? स्टिपलिंग होता है, स्टिपलिंग। और ये क्या है? ये सिल्क वर्म के कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है। इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इसी प्रक्रिया को स्टिपलिंग कहते हैं। प्यूपा रेशम को काट कर बाहर निकालता है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या है? तो घरेलू मक्खी का तो ये मैगाट है। ठीक, मैगाट लार्वा जो है घरेलू मक्खी क्या होता है? लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज, सी ऑप्शन, मैगाट। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगाट या ग्रब कहते हैं। यह सफ़ेद मुलायम सिलेंडर के आकार का तथा पाद विहीन होता है, मतलब पैर नहीं होता। इसके सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता। इसमें जो सिर का भाग है वो भी दिखता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाउस फ्लाई का तो एंथ्रेक्स नहीं, ये कहाँ होगा? नहीं है, यही इसमें नहीं सुमेलित है। मॉस्किटो इंसेफ्लाइटिस, रेट फ्ली बिबोनिक प्लेग उत्पन्न करता है। बेडबग गोनोरिया उत्पन्न करता है। ठीक, घरेलू मक्खी का संबंध एंथ्रेक्स बीमारी से नहीं है। यह जैसे घरेलू मक्खी पेचिश, हैजा आदि रोग फैलाने का कारक है। जोइया लार्वा का परिवर्तित रूप क्या है? जोइया लार्वा को ही माइसिस कहते हैं। जोइया लार्वा को क्या कहेंगे? माइसिस कहते हैं। देखिए, जोइया लार्वा डेकापोड्स क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। कुछ डेकापोड्स में जोइया मेटाजोइया लार्वा जोइया जो है मेटाजोइया में बदल जाता है, जबकि श्रिम्प्स और तथा लोबस्टर्स में यह माइसिस लार्वा में बदल जाता है। किसमें? श्रिम्प्स और लोबस्टर्स में यह माइसिस में बदल जाता है। और साइप्रिस लार्वा नाउपिलस लार्वा में बदल जाता है। साइप्रिस जो है वो नाउपिलस में, कुछ में जोइया से मेटाजोइया बनने के बाद यह मेगालोपा लार्वा में भी बदल जाता है। कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषित नहीं है। तो ये आप जानते होंगे, मच्छर जो है मॉस्किटो हुआ, स्पाइडर हुआ, ये एराक्निडा से संबंधित हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए स्पाइडर में तो 4 जोड़ी होते हैं। ठीक, जबकि कीट में 3 जोड़ी होते हैं पैर। तो मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद
मच्छर में तो 3 जोड़ी होते हैं, परंतु पंख केवल 1 जोड़ी होता है। इसीलिए दूसरी जोड़ी के पंख वैलेंसर में रूपांतरित हो जाते हैं। कीट जो होते हैं ना, उसमें 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है। लेकिन मच्छर में 3 जोड़ी तो पैर है, परंतु इसमें पंख 1 जोड़ी है। और जो ये आपके स्पाइडर है, स्पाइडर जिसे आप कहते हैं, ये स्पाइडर आप क्या कह देंगे उसको, स्पाइडर ही है वो। हिंदी नेम उसका क्या है, आप देखें ज़रा।